आइए हम लोग औद्योगिक नीति 1991 की चर्चा कर रहे हैं और इस औद्योगिक नीति 1991 के तहत जो मुख्य विषय हैं जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ ला रहे हैं उसमें दो महत्वपूर्ण संदर्भ जो है वो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का है ना। यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का संदर्भ जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो उदारीकरण का अर्थ है कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को आसान बनाना, है ना, अपने रेगुलेशंस को इजी कर देना ताकि उस प्रक्रिया में या उस प्रक्रिया के माध्यम से जो निवेशक हो वो इस डर से न डर जाए कि भाई हमको कई तरह के जाकर वहां कागजी काम करने हैं। अब जो व्यापारी वर्ग है, व्यापार करने आ रहा है, वो अगर कागजी प्रक्रिया में फंसा रहेगा तो व्यापार क्या खाक करेगा? तो उसके लिए तो हमें ऐसा व्यवस्था बना कर देना पड़ेगा जिस व्यवस्था में वह कम से कम कागजी प्रक्रिया करे, है ना। और इसी के तहत आप लोग एक नाम सुने होंगे, सिंगल विंडो सिस्टम, है ना, एकल खिड़की व्यवस्था। ये एकल खिड़की व्यवस्था या सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? एक तरह से अपने व्यवस्था को लिबरलाइज करने का ही यह प्रोसेस है ना। एक तरह से अपनी व्यवस्था को आसान बनाने की ही यह प्रक्रिया है ना। निजीकरण क्या है? तो निजीकरण के तहत निजी क्षेत्र को ज्यादा अवसर देना। जैसे आप देखिए कि 1956 की औद्योगिक नीति के तहत जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या थी वो 17 थी। 1991 में उसको घटाकर 8 कर दिया गया। यानी हम निजी क्षेत्र को ज्यादा स्पेस देने की कोशिश कर रहे थे। लाइसेंस देने की भी जो बात थी, कहा गया कि अब 5 ही उद्योग ऐसे होंगे जिनके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है, बाकी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही उसको खोलिए और चलाइए। तो लाइसेंसिंग राज को भी खत्म किया गया, लाइसेंसिंग पॉलिसी का भी अंत किया गया। और एक है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, यानी भारत का बाजार जो है वह विश्व के बाजारों के साथ जुड़े, दोनों का इंटरेक्शन हो और भारत अपना सामान विश्व बाजार में ले जाकर बेचे और विश्व के जो देशों के बाजार हैं वो भारत के बाजार में आकर अपनी भूमिका निभाएं। तो यही क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का अगर परिभाषा निकालने का प्रयास करिएगा तो ग्लोबलाइजेशन यही होता है कि एक तरह से पूरा विश्व जो है वो ग्लोबल विलेज बन जाए, है ना, वैश्विक ग्राम हो जाए। अर्थात जिस प्रकार से गांव में एक जगह कोई घटना घटती है तो संपूर्ण गांव को आंदोलित करती है। जैसे अगर खुशी की घटना है तो सब लोग खुश होता है, गम की घटना है तो सब लोग गमगीन होता है। उसी तरह से वैश्वीकरण का भी मतलब है कि पूरा विश्व का इंटीग्रेशन हो जाए, पूरा विश्व एकीकृत हो जाए, है ना, वही है वैश्वीकरण। यानी पूरा ग्लोबल कम्युनिटी जब एक यूनिट के रूप में, जब एक इकाई के रूप में संगठित हो जाता है तो वही कहलाता है क्या? वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण का अगर आर्थिक संदर्भों में केवल बात करेंगे तो वही बाजार की अंतरक्रिया से इसका मतलब है। अब आप 1991 की नीति में देखिए कि 1991 की नीति में भारत में एफडीआई को जगह दिया गया, एफडीआई के लिए रास्ता खोला गया। भारत में एफडीआई आए, उसका यहाँ ठीक ढंग से समायोजन हो, इसके लिए भारत में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भी खुला, है ना। तो और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग खोलने की बात इसी नीति में कही गई थी, इस 1991 की नीति में, और इसी के तहत उस औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की स्थापना भी होती है। आगे बात करेंगे उसका, 1995 में वह स्थापित भी होता है ना।
तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि इस औद्योगिक नीति 1991 के आधार बिंदु जो हैं वो यही तीन है ना। यही तीन के आधार पे आप पूरी 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। तो दो चार बिंदु है जिसको आप नोट कर लीजिए इस नीति से संबंधित। पहला 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 लिखिएगा कि औद्योगिक लाइसेंसिंग की, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति की बात की गई। है ना, औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति की बात की गई। देखिएगा उस समय 1991 में कहा गया था कि भाई 18 उद्योग होंगे जिनकी सूची दी गई कि उनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, बाकी के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। इनकी संख्या घटकर हो गई है अब 5, है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा भी की है कि 5 ही उद्योग अब रह गए हैं जिसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है ना, जिसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अन्यथा अब बाकी सारे उद्योगों को बिना लाइसेंस के भी शुरू किया जा सकता है। तो नीचे लिख लीजिएगा कि 1991 में 18 उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया था। 1991 में 18 उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया था जिसकी संख्या घटकर अब 5 हो गई है, जिसकी संख्या घटकर अब 5 हो गई है। ये 5 कौन कौन है लिखिएगा। पहला जिसके लिए लाइसेंसिंग अनिवार्य है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कोमा एरोस्पेस तथा रक्षा से संबंधित, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा से संबंधित। नेक्स्ट बारूद, विस्फोटक जिसको कहते हो आप, एक्सप्लोसिव जिसको कहते हो, बारूद या औद्योगिक विस्फोटक, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। तीसरा खतरनाक रसायन, जो डेंजरस केमिकल्स हैं, खतरनाक रसायन। नेक्स्ट तंबाकू, सिगरेट तथा ईटीसी एक्सेट्रा कर दो, तंबाकू, सिगरेट एक्सेट्रा, है ना। और एक 4 हो गया होगा, एक 5वां लिख लीजिएगा मादक पेय, जिसको अल्कोहलिक ड्रिंक आप कहते हो, है ना, अल्कोहलिक ड्रिंक, मादक पेय। ऐसे अगर 5 जो उद्योग हैं इनके लिए लाइसेंसिंग कंपलसरी है, बाकी के लिए बाकी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये लाइसेंसिंग जो पॉलिसी थी, इस लाइसेंसिंग पॉलिसी की समाप्त करने की प्रक्रिया इसी 1991 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी से शुरू हुआ, जो लगातार घटते चला गया है। अब घट के मात्र कितना बच गया है, 5 बच गया है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इस नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया गया, डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर।
सार्वजनिक क्षेत्र का अनारक्षण, डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। इस नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र को अनारक्षित किया गया या सार्वजनिक क्षेत्र का अनारक्षण किया गया, है ना। अनारक्षण का मतलब क्या है? पहले जब 1956 की औद्योगिक नीति आई तो 1956 की औद्योगिक नीति के तहत 17 उद्योगों को रिजर्व कर दिया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए, है ना। अर्थात इसमें जब भी काम करेगा तो सरकार ही काम करेगी, इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भूमिका नहीं था। परंतु इसको 1991 की इस औद्योगिक नीति में इसको घटा दिया गया, है ना। इस 17 से घटा के और इसकी संख्या कर दी गई 8, है ना। और लेकिन अब इसकी संख्या वर्तमान में जो बची है वो बची है 2, है ना। अब 2 ही ऐसा सेक्टर है जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है ना। तो अनारक्षण की नीति अपनाई गई, उस समय 17 से घटा के कितना कर दिया गया? 8, और अब कितना बचा है? 2। तो 2 कौन कौन बचा है लिख लीजिए, परमाणु ऊर्जा और रेलवे। हालांकि अब तो रेलवे में भी हो रहा है, लेकिन अभी खैर अभी आप नोट कर सकते हैं। आज भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश हुआ है ना, 2021-22 का। 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश हुआ है आज। इकोनॉमिक सर्वे की एक क्लास हम लोग अलग से आयोजित किया जाएगा, उसकी अलग से बात करी जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे, कल बजट भी आने वाला है ना। कल भारत सरकार का बजट भी पेश होगा। चलिए आगे बढ़िएगा कि एक और महत्वपूर्ण बात, अब 2 महत्वपूर्ण बातें हमने की इस औद्योगिक नीति की। एक बात हमने किया था कि भाई इसमें लाइसेंसिंग पॉलिसी को समाप्त करने की बात करी गई, और जो उद्योगों की संख्या थी वो लगातार क्या किया जाने लगा? घटाया जाने लगा, उसको कम किया जाने लगा। और दूसरा कि इसमें अब जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या थी उसको भी हम लगातार क्या करने लगे? घटाने लगे। यानी अब सार्वजनिक क्षेत्र को भी डी रिजर्व किया जाने लगा। और तीसरा महत्वपूर्ण बात, इस नीति में विदेशी निवेश की चर्चा की गई, है ना। इस नीति में विदेशी निवेश के बारे में बात किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया, है ना, FIPB। FIPB इसका गठन किया गया। है ना। अब इसमें देखिए 2 तरह की बातें हैं। अब FDI अगर आप पढ़िएगा ना तो FDI में 2 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। मैं यहां आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। आप देखिएगा कि जो FDI है उसमें एक कहते हैं हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और एक है पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत 1991 में कर दी गई, लेकिन पोर्टफोलियो निवेश की शुरुआत जो है वो 1994 में होती है ना, 1994
4 में होती है। एफडीआई जब हम लोग करेंगे, एक जब ये उद्योग खत्म होगा उसके बाद एक छोटा सा एपिसोड हम बनाएंगे हम लोग इस एफडीआई पे। तो एफडीआई की जब बात करेंगे तो उसमें ये क्लियर कर लिया जाएगा कि एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश में क्या बेसिक अंतर होता है ना। तो लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत 1991 में हो गई, लेकिन पोर्टफोलियो निवेश की, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कहाँ से कब से होती है, तो 1994 से होती है ना, 1994 से होती है। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें हुआ था, जिसकी आप हेडिंग ही बना लीजिए, औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP है ना, DIPP 1995 में गठित हुआ। ये 1995 में इसको बनाया गया। क्या इसका काम था और क्यों बनाया गया था, तो इसको जान लीजिए। ये इसलिए बनाया गया था ताकि भारत में औद्योगिक संरचना को बेहतर ढंग से विकसित किया जा सके, और जो बाह्य निवेश आ रहा है उस बाह्य निवेश को ठीक ढंग से समायोजित करके, ठीक ढंग से एडजस्ट करके, यहाँ पर कहां और किस सेक्टर में और किस तरह से डेवलपमेंट करना है, इसका एक बेहतर प्लान तैयार करने के लिए, इसका एक बेहतर रणनीति तैयार करने के लिए इस DIPP का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो 1995 में, और सन 2000 में ये औद्योगिक विकास विभाग में इसका मर्जर कर दिया गया है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इसको मिला दिया गया, इसका मर्जर हो गया है। ठीक है, 1995 में गठित हुआ, 2000 में औद्योगिक विकास विभाग में मिला दिया, और मिला देने का कारण था कि एक बड़े स्तर पे यह काम कर सके, है ना, एक बड़े स्केल पे यह काम कर सके, भारत में औद्योगिक विकास से संबंधित रणनीतियां बना सके, और किसी के साथ भेदभाव न हो। तो जैसे आप सुने होंगे पेटेंट, है ना, तो ये जो बौद्धिक संपदा राइट है, जिसको IPR कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित भी यह नीतियां बनाता है। कौन, DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो याद रखेंगे। इस प्रकार से आपका ये जो औद्योगिक नीति से संबंधित जो चैप्टर था, वो जो खंड था, वो समाप्त होता है, वह खत्म होता है। अब आप अगला हेडिंग बनाइएगा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको कहते हैं IIP, है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत जो काम करता है एक संस्था, उसका नाम है NSO। पढ़ाए हैं NSO, पहले भी हम आपसे चर्चा किए हुए हैं कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो पहले यह काम CSO करता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना, अब ये काम जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है ना। और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस प्रत्येक महीने, प्रत्येक माह में ये IIP जारी करता है ना,
प्रत्येक माह में ये जारी किया जाता है। और जो ये जारी किया जाता है इसमें 14 मंत्रालयों का आंकड़ा इकट्ठा करके और तब यह इंडेक्स जारी किया जाता है। 14 मिनिस्ट्रीज का आंकड़ा कलेक्ट किया जाता है और तब इस आंकड़े को जारी किया जाता है ना। और जब ये आंकड़े जारी होते हैं तो इन आंकड़ों में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात आप समझिए कि इसमें 3 प्रमुख सेक्टर है जिसके लिए यह जारी होता है ना। वह है, पहला है खनन, इसको आप माइनिंग बोलते हो, है ना, खनन। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, खनन, विनिर्माण और विद्युत, है ना। ये इसके प्रमुख कोर सेक्टर हैं, खनन, विनिर्माण और विद्युत। ठीक है, चलिए आईआईपी का आधार वर्ष जो है, अगर आप बेस ईयर के बारे में बात करिएगा तो इसका बेस ईयर 2011-12 है ना। आईआईपी का बेस ईयर 2011-12 है। और यह एक तरह से स्टैटिकल मेजरमेंट है ना। एक तरह से औद्योगिक जो परफॉर्मेंस है, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस है, उस इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस का यह एक स्टैटिकल मेजरमेंट है ना। जो ये दिखाता है कि भाई माह में और उद्योगों की जो प्रदर्शन है, जो उनके उत्पादन की स्थिति है वो कैसी है ना। वो पॉजिटिव में है, वो निगेटिव में है, वो आगे बढ़ रही है, वो कम हो रहा है ना। ये सारी बातें उसमें दर्शाता है। जैसे अब देखिएगा कि 2018-19 में यह एक समग्र यानी पूरा हॉलिस्टिक जो हॉलिस्टिक मापक था इसका, आप देखिएगा 2018-19 में इसका हॉलिस्टिक मापक तय हुआ था तो उसमें उद्योगों का समग्र वृद्धि दर 5% दर्शाया गया था, है ना। 5% के बारे में बात की गई थी कि उद्योगों का जो समग्र वृद्धि दर है वो 5% है ना। कितना है? 5% का। लेकिन वही जब आगे बढ़ा तो 2019-20 में 2019-20 का जब आंकड़ा आया और खासकर अप्रैल से नवंबर में तो ये घट गया 0.3% का, इसमें कमी दर्ज किया गया। तो उस समय कई ऐसे समय आते हैं जिसके वजह से जो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस होता है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है ना। जैसे अभी मान लीजिए कोविड का दौर चल रहा है, तो कोविड के दौर में क्या हुआ है कि लगातार इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस जो है वो नकारात्मक उसकी चीजें आई हैं। आपने देखा है कि इसमें माइनस में भी हमारा ग्रोथ रेट गया है ना। माइनस में भी हम चीजें देखते हैं। तो ये जो हमको पता चलता है कि ये ग्रोथ रेट ऐसा है, माइनस में है, इतना वृद्धि हो गया, वो सब कौन बताता है? यही आईआईपी के माध्यम से हमें पता चलता है। और ये आईआईपी कौन जारी करता है बाबू? तो एनएसओ के द्वारा जारी है। और एनएसओ किस मंत्रालय के अधीन है? है ना। तो याद रखिएगा, सवाल बेसिकली इसमें पूछ सकता है। एक तो पूछ देगा कि आईआईपी क्या है। तो आईआईपी इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस का एक स्टैटिकल मेजरमेंट है ना। उसके बाद पूछ देगा कि आईआईपी कौन जारी करता है, तो एनएसओ जारी करता है। आईआईपी का बेस ईयर क्या है? 2011-12 इसका बेस ईयर है। इसका जारी करने का आधार क्या है? तो प्रत्येक माह में जारी किया जाता है।
किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कितने मंत्रालय से डाटा इकट्ठा किया जाता है ना, इसका मूल आधार कितने चीजों को इसमें शामिल किया जाता है, तो खनन, विनिर्माण और विद्युत, है ना। बस इस तरह के सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि हाँ यूपीएससी में थोड़ा सा इसके प्रश्न पूछने के तरीके बदल जाएंगे, लेकिन बीपीएससी की जो चीजें होंगी वो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये 100% श्योर है ना, ये 100% फिक्स है कि बीपीएससी इससे बाहर कहीं नहीं निकल सकती है। ये आपका एक औद्योगिक सूचकांक है जिससे आपको इसके बारे में पता चलता है। एक छोटा सा आप हेडिंग बना लीजिए, कोर इंडस्ट्रीज। छोटा सा आप हेडिंग बना लीजिए, कोर इंडस्ट्रीज। चलो, कोर इंडस्ट्री जो है वो क्या होता है, तो लिखिएगा कि 8 प्रमुख उद्योगों को, 8 प्रमुख उद्योगों को जो खासकर अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित हैं। अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित हैं, कोर इंडस्ट्रीज के समूह में शामिल किया जाता है। कोर इंडस्ट्रीज के समूह में शामिल किया जाता है। है ना। अब ये कोर इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में जो शामिल किया जाता है, ये कौन कौन से हैं, लिखिएगा, कोयला, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद, पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, सीमेंट और विद्युत। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसको समझिएगा। ये जो है इसको 8 कोर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। इन्हें कोर क्यों कहा जाता है, तो इन्हें कोर कहने के पीछे महत्वपूर्ण इस बात यह है कि इन उद्योगों के ऊपर कई उद्योगों का विकास निर्भर है। इन्हीं उद्योगों के बदौलत कई सारे उद्योग विकसित होते हैं, कई सारे उद्योगों का विकास होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कोर इंडस्ट्री कहा जाता है ना। इनको कोर उद्योग कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये कोर उद्योग कितने हैं, 8 हैं, है ना। 8 उद्योगों की, इनका भी एक सूचकांक जारी होता है, और इन सूचकांकों का भी जो आधार वर्ष है वो 2011-12 ही है ना। लेकिन खैर उससे हम लोगों को अभी कोई लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं। लिख लीजिएगा कि इनके सूचकांक का आधार वर्ष भी 2011-12 है। चलिए अब आइए हम बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। हेडिंग बनाइए, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।
चलो अब कुछ महत्वपूर्ण इसके संदर्भ हैं, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहली चीज कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहते किसको, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उसको क्या मतलब है, किसको कहेंगे कि यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, उसका क्या मतलब होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ना, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। क्या मतलब है इस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का, तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का सीधा सीधा मतलब है कि वैसी कंपनी, वैसा संरचना जिसकी 51% से अधिक हिस्सा का मालिक कौन हो, सरकार, है ना, जिसके 51% से अधिक की शेयरधारिता सरकार के पास हो, तो वह सेक्टर कैसा सेक्टर कहलाता है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहलाता है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को अगर भारत में आप देखिएगा तो उसको पीएसयूज के नाम से जानते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के नाम से उसको जाना जाता है। तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है भारत में, उसको 3 हिस्सों में आप बांट सकते हो। तो लिखिएगा कि ऐसा उपक्रम जिसका 51% से अधिक शेयरधारिता, ऐसा उपक्रम से अधिक शेयरधारिता सरकार के पास होती है, वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहलाते हैं, वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहलाते हैं। है ना। अब क्षेत्र के उपक्रम कि जब बात हम करने लगे तो भारत में इसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो लिखिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को भारत में 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, और तीसरा राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम। ये 3 हिस्सों में इन्हें डिवाइड किया जा सकता है, 3 हिस्सों में इन्हें बांटा जा सकता है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, हो गया। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसबी जिसको कहा जाता है, और राज्य स्तरीय सार्वजनिक बैंक, स्टेट लेवल पब्लिक इंटरप्राइजेस, है ना। तो ये जो 3 प्रमुख हिस्से हैं इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के, ये 3 हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 3 हिस्सों में आप बांट सकते हो। अब भारत में इस सार्वजनिक सेक्टर के वृद्धि के लिए सरकार ने कई सारा काम किया है ना, कई सारे विकास की गतियों को इसमें अंजाम दिया गया है। लेकिन इस सार्वजनिक सेक्टर को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण
सरकार का पहल है, जो सबसे महत्वपूर्ण सरकार की योजना है इस सार्वजनिक सेक्टर को लेकर, वह है सरकार का जो केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम है ना, जिसको हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कर रहे हैं, है ना। तो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो है, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को जब आप देखिएगा तो आपको यहाँ दिखेगा कि इसको 3 प्रमुख हिस्सों में सरकार ने बांट रखा है। 3 प्रमुख हिस्सों में सरकार ने इसका डिवीजन कर रखा है ना। तो 3 कौन कौन सा है देखिए। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, है ना। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। अब मिनी रत्न में क्या होता है कि इसमें एक होता है श्रेणी 1 एंड श्रेणी 2, श्रेणी 1 एंड श्रेणी 2, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, मिनी रत्न 1 एंड मिनी रत्न 2। चलिए, अब किसको महारत्न, किसको नवरत्न और किसको मिनी रत्न का दर्जा मिलेगा, तो आप हेडिंग बनाइए महारत्न, है ना। सबसे पहले महारत्न, महारत्न जो है वो क्या है। चलिए, 2-3 चीजें हैं जिसके आधार पे यह तय होगा कि कौन कंपनी महारत्न बनेगी, है ना। पहला, अगर इस कोई कंपनी बनेगी तो उसकी योग्यता क्या होगी भाई। पहले योग्यता है कि उस कंपनी को नवरत्न का दर्जा हो। ठीक, यानी पहले से उस कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिला हुआ। दूसरा, शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, यानी लिस्टेड हो वह शेयर मार्केट में। कह रहा है कि विगत 3 वर्षों में, विगत 3 वर्षों में उस कंपनी का औसत सालाना कारोबार, यानी जिसको आप टर्नओवर कहते हो, है ना, वो 25,000 करोड़ से ज्यादा का हो, है ना। 25,000 करोड़ से अधिक हो। तीन वर्षों में, यानी जिस वर्ष हम उसका कंपनी को एग्जामिन कर रहे हैं उसके 3 वर्ष पीछे जाकर देखेंगे कि उस 3 वर्षों में उसका जो औसत सालाना कारोबार होगा वो कम से कम 25,000 करोड़ या उससे अधिक हो, है ना। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको यहां देखना पड़ेगा कि भाई जो कंपनी को आप एग्जामिन कर रहे हो वह कंपनी विगत 3 वर्षों में
उसकी निवल संपत्ति मतलब उसका जो शुद्ध संपत्ति है ना, जिसको तुम नीवल के नाम से जान रहे हो, यानी कह सकते हो कि एवरेज एनुअल नेट वर्थ जिसको कहा जाता है ना, एवरेज एनुअल नेट वर्थ जो है वो 15,000 करोड़ से अधिक, 15,000 करोड़ से अधिक, है ना। और एक और महत्वपूर्ण बात जो इसका पांचवा बात होगा कि आफ्टर द टैक्स पेमेंट, यानी कर अदायगी के बाद, कर अदायगी के बाद उसका उसका मतलब उस कंपनी का जिसका एग्जामिन कर रहे हो, उस कंपनी का औसत शुद्ध लाभ, है ना, यानी एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट जो है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा, 5,000 करोड़ से ज्यादा। पहला शर्त उस कंपनी को नवरत्न का दर्जा हो, दूसरा शर्त वह शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, तीसरा कि विगत 3 वर्षों में औसत सालाना कारोबार यानी एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ से अधिक हो, उसका जो एवरेज एनुअल नेट वर्थ है वो 15,000 करोड़ से ज्यादा हो, और उसको एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट जो है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा हो। यदि ये उसको मिल रहा है, ये उसको प्राप्त हो रहा है, तो उस कंपनी को महारत्न का दर्जा मिल जाएगा। और जिस कंपनी को महारत्न का दर्जा मिल जाएगा उस कंपनी को निवेश करने और व्यापार करने की कुछ स्वायत्तता मिल जाएगी, उसको कुछ ऑटोनॉमी मिल जाएगी, अर्थात उसका एक सीमा है कि एक निश्चित सीमा तक, जो सीमा भी मैं लिखवा दूंगा, कि उस सीमा तक वह कंपनी बिना किसी से पूछे इन्वेस्ट कर सकती है। यानी एक तरह से यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विस्तार देने के लिए, उसका एक्सपेंशन करने के लिए ये नीति जो है वो सामने लाई गई थी, ताकि कंपनियों को ऑटोनॉमी दिया जाए, कंपनियों को स्वायत्तता दिया जाए और वे ऑटोनॉमी लेके और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें, अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकें, है ना। तो नीचे लिखिएगा थोड़ा सा आप हेडिंग बना के कि महारत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियों को यह स्वायत्तता होती है, स्वायत्तता कहते हैं ऑटोनॉमी को, यह स्वायत्तता होती है कि वे अपने निवल संपत्ति यानी नेटवर्थ, निवल संपत्ति का 15% या 5,000 करोड़ तक का निवेश कर सकती हैं, निवेश कर सकती हैं। हो गया। चलिए नीचे लिख लीजिएगा कि महारत्न योजना की शुरुआत
2010 में हुई। महारत्न योजना की शुरुआत 2010 में हुई। नीचे लिखना कि वर्तमान में 10 कंपनियों को महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। वर्तमान में 10 कंपनियों को महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। लिखिए पहला नोट करिए, कंपनी का नाम लिखिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। दूसरा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल कहते हैं उसको, सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, गेल, गेल, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जानते होंगे इसको, गेल को। नेक्स्ट, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC, रेलवे वाला नहीं। अभी NTPC ने रेलवे को लेटर भी लिखा है कि तुम्हारे वजह से हम बदनाम हो रहे हैं, नाम बदलो एग्जाम का। NTPC है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। नेक्स्ट लिखिएगा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें दो जो है ना वो सबसे ताजा है, जिसको 2019 में दिया गया है। एक तो आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, HPCL, और एक इसमें पावर ग्रिड जो है ना, ये दो जो है वो नए हैं, इनको 2019 में दर्जा दिया गया है ना। इसके पहले 8 था, और इन दोनों को जोड़ने के बाद इस महारत्न कंपनियों की संख्या जो है वो बढ़कर 10 हो गई है ना। चलिए, अब जो नवरत्न है ना, नवरत्न किसको कहते हैं उसको भी देख लीजिए।
1997 में इस नवरत्न की श्रृंखला शुरू हुई थी, है ना। नवरत्न देने या नवरत्न की संकल्पना की शुरुआत जो है वो 1997 में हुई। 1997 से ये नवरत्न कंपनियों की स्थिति सामने आई है। ये बहुत लोग कंफ्यूज करता है कि नवरत्न और महारत्न एक ही साथ हुआ है, नहीं। महारत्न 2010 में शुरू हुआ है, जबकि नवरत्न 1997 से ही नवरत्न का दर्जा दिया जा रहा है। तो नवरत्न की श्रेणी में क्या होता है उसको थोड़ा सा आप समझिए। सबसे पहला चीज कि भाई नवरत्न किसको दिया जाएगा, फिर इसकी योग्यता होगी। जैसे महारत्न की योग्यता थी वैसे ही नवरत्न की भी कुछ योग्यता तय होगी। यानी वह कौन कौन से इंडस्ट्री होंगे जिनको नवरत्न का दर्जा मिल सकता है ना, जो नवरत्न ले सकते हैं। तो पहला चीज एक तो सबसे क्लियर बात कि ये 1997 से शुरू हुआ और इसकी योग्यता को देख लीजिए कि किन किन को। तो सबसे पहला कि ऐसी इंडस्ट्री जिसको मिनी रत्न का दर्जा हो। स्पष्ट बात है। अब वो चाहे मिनी रत्न 1 भी हो सकता है या मिनी रत्न 2 भी हो सकता है, उससे नहीं मतलब है। ये मिनी रत्न का दर्जा हो, मिनी रत्न का स्टेटस हो तो फिर ठीक है, ये चलेगा, है ना। पहला पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा कि भाई वो अच्छी रेटिंग प्राप्त हो, है ना। उस उद्योग को जो रेटिंग मिले वह उसकी रेटिंग अच्छी हो, यानी मार्केट में उसका क्रेडिट रेटिंग ठीक ठाक हो, है ना। उत्पादन लिखना नहीं है, उत्पादन लागत, उसका इंटर सेक्टोरल परफॉर्मेंस, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन, उसका कुल श्रम शक्ति लागत, है ना। इन सब आधारों पे एक 100 अंक का मानक है। यानी एक तरह से ये जो मानक तय है उसके इन 6 आधारों पर ये 100 अंक मिलता है। अब इस 100 अंक में से जिस कंपनी को 60 अंक मिल जाएगा वो नवरत्न के लिए एलिजिबल हो जाता है ना, वो नवरत्न के लिए योग्य हो जाता है। और जिस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल जाएगा वो क्या करेगा, तो लिख लीजिएगा कि नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी, नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी अपनी निवल संपत्ति का, निवल संपत्ति यानी नेटवर्थ, अपनी निवल संपत्ति का 15%, 15% या 1000 करोड़ तक का निवेश कर सकती है। 1000 करोड़ तक का निवेश कर सकती है। पीछे लिख लेना कि वर्तमान में 14 उद्योगों को 14 उद्योगों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। हो गया। अब है मिनी रत्न 1 एंड मिनी रत्न 2, है ना। तो मिनी रत्न 1 एंड मिनी रत्न 2 की अगर बात करिए तो ये मिनी रत्न की अवधारणा भी जो है वो 1997 से ही शुरू हुई। ये भी 1997 से ही शुरू हुआ है, 1997 से ही शुरू हुआ है।
तो आप इसकी स्थिति को देखते हैं तो आप पाइएगा कि जो जैसे इसमें जो श्रेणी 1 का है, श्रेणी 1 का जो है वो 500 करोड़ तक का निवेश कर सकता है ना। जैसे 1000 करोड़ का निवेश कर रहा था नवरत्न कंपनी बिना किसी से पूछे, महारत्न 5000 करोड़ तक का निवेश कर रहा था, वैसे ही मिनी रत्न कंपनियां 500 करोड़ तक का निवेश कर सकती हैं बिना किसी से पूछे हुए। और अगर मिनी रत्न 2 के बारे में आप बात करिए तो मिनी रत्न 2 की जो कंपनियां हैं वो 150 करोड़ तक का निवेश कर सकती है ना, 150 करोड़ तक का निवेश वे कर सकती है ना। वर्तमान में अगर आप बात करिएगा तो श्रेणी 1 में 62 कंपनियां कार्य कर रही हैं और श्रेणी 2 में 12 कंपनियां कार्य कर रही हैं। ये इधर अपडेट हुआ है ये आंकड़ा पहले अलग था है ना, ये आंकड़ा अपडेट हो गया है, अब श्रेणी 2 को थोड़ा घटा दिया गया है। चलिए ठीक है। अब हम लोगों का ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थिति अब समाप्त होती है। अब एक सेक्टर और है जिसकी चर्चा हम लोगों को करनी है, हेडिंग बनाइए एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर है ना, इसकी चर्चा कल की क्लास में आपके साथ की जाएगी है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर